Hello, welcome to Exams Prep Target channel, a channel dedicated for various exams preparation. Today's topic is passive circuit elements. इससे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट लेक्चर में हम पैसिव एलिमेंट्स एंड एक्टिव एलिमेंट्स में डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। हमें पता है कि पैसिव सर्किट एलिमेंट्स के एग्जांपल्स रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स रहते हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में हम इन्हीं पे डिस्कशन करेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि रेजिस्टर्स की क्लासिफिकेशंस किस तरह से रहती है, उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, देखेंगे डिफरेंट टाइप की मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होती है। देन एक आने वाले लेक्चर में भी हम रेजिस्टर्स को ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा बन रहा था, तो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देन थर्ड पार्ट में हम जो भी रेजिस्टर्स पे हमने डिस्कशन करी है उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे, जिस तरह के प्रीवियस ईयर में आपके पेपर्स में आ रहे हैं। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। पैसिव सर्किट एलिमेंट्स हम ये डिस्कशन कर भी चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में। अगर आपको बिल्कुल डेप्थ में उसे स्टडी करना है तो आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, पैसिव एलिमेंट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी इंडिपेंडेंटली फॉर इनफाइनाइट टाइम। हम डिस्कस कर चुके हैं दैट पैसिव एलिमेंट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी इंडिपेंडेंटली फॉर इनफाइनाइट टाइम। अगर एक्टिव एलिमेंट्स हैं तो वो ऐसा कर पाते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं? वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। अगर पैसिव की बात कर रहे हैं तो पैसिव के क्या है? रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर्स, ये एग्जांपल है। अभी हम इंडक्टर्स और कैपेसिटर पे डिस्कशन करने वाले हैं, बट अगर आपने बीटेक क्लियर कर ली है, आपका एक थोड़ा कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको पता है दैट दे कैन ऑल्सो स्टोर एनर्जी। एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। एक साइकिल में सपोज एसी की एक साइकिल में अगर ये एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, नेक्स्ट साइकिल में वापस एनर्जी रिटर्न कर रहे हैं, एनर्जी डिलीवर कर रहे हैं, दैट मीन्स। बट इंडक्टर और कैपेसिटर ऐसा इंडिपेंडेंटली फॉर इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं कर सकते। एक्टिव एलिमेंट्स ऐसा कर सकते हैं। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स आपका एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, बिल्कुल। करंट वोल्टेजेस आएंगी, अगर यहाँ रजिस्टर लग रखा है, कुछ एलिमेंट्स लग रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, करंट आएगा, वोल्टेज आएगी, और इंडिपेंडेंटली ऐसा ये कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। बट आपका रजिस्टर्स है, इंडक्टर है, कैपेसिटर्स है, वो ऐसा इंडिपेंडेंटली फॉर इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं कर पाएंगे। हमने देखा था जब हम कैलकुलेशंस करते थे, थेवेनिन थ्योरम की कैलकुलेशंस करते थे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी नेगेटिव आई थी। एक क्वेश्चन जब हमने करा था तो उसमें हमने कहा था कि ये एनर्जी डिलीवर कर रहा है, एनर्जी डिलीवर कर रहा है। तो ठीक है, तो कई बार ऐसा होगा कि हमारा रजिस्टर भी या हमारा इंडक्टर या कैपेसिटर्स एनर्जी डिलीवर कर रहा होगा, बट ऐसा वो इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता, इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं कर सकता। वो कुछ एक टाइम के लिए ही ऐसा कर रहा होगा। वो पहले चार्ज हुआ होगा, जैसे इंडक्टर और कैपेसिटर्स है वो चार्ज हुए होंगे, देन वो एनर्जी डिलीवर कर रहे होंगे। आपके पैसिव सर्किट एलिमेंट्स गेन और एम्पलीफिकेशन नहीं प्रोवाइड करा सकते। दे कैन नॉट एम्पलीफाई, ऑसिलेट और जनरेट एन इलेक्ट्रिक सिग्नल। इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं जनरेट कर सकते। ये सब आपका एक्टिव एलिमेंट्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आपको पता है, रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। देखिए, हमने बेसिक कंसेप्ट के लेक्चर में रेजिस्टेंस की बात करी थी, ठीक है। हमें पता है रेजिस्टेंस क्या है, और उस पर हम रेजिस्टिव सर्किट पे भी हम बहुत सारे डिस्कशन कर चुके हैं, बहुत से लेक्चर हमारे हो चुके हैं, बहुत से क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। बट इस लेक्चर का मेन फोकस रजिस्टर्स पे रहेगा, उसकी स्पेसिफिकेशंस पे रहेगा, और उसके टाइप्स पे रहेगा, और किस तरह से उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ठीक है, अब देखो, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते थे, हम डिफाइन करते थे रेजिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कोई भी एक सपोज एलिमेंट है, कोई भी एक वायर है, इसमें कितनी इसकी एबिलिटी है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो को रेजिस्ट करने की, उसे हम रेजिस्टेंस कह देते हैं। एंड रेजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, एक रेजिस्टर है जो इस तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, उसे हम रेजिस्टर कह रहे हैं। ठीक है, अब रेजिस्टर है, हमने देखा था इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप्स आ रहे हैं। अगर सपोज यहाँ मैं एक वोल्टेज सोर्स से इसे कनेक्ट कर दूँ, ये आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ करंट इस तरह से फ्लो करेगा, बिल्कुल करंट फ्लो करेगा।
और यहाँ कुछ एक वोल्टेज ड्रॉप्स आने वाले हैं। तो सपोज यहाँ ये 4 वोल्ट था, कुछ हमने रजिस्टर लगा लिए, कुछ हमें 4 वोल्ट से कम वोल्टेज चाहिए, तो यहाँ सपोज इक्वल रजिस्टर लगा लिए हमने। कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, यहाँ 2 वोल्ट आ जाएगा, यहाँ 2 वोल्ट आ जाएगा। अब मुझे आउटपुट पे अगर 2 वोल्ट चाहिए था तो यहाँ ये 2 वोल्ट हो गया। तो रजिस्टर्स का क्या काम है, वोल्टेज ड्रॉप्स इस्टेब्लिश करेगा, जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप अपना सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। करंट की वैल्यूज़ को लिमिट करेगा। देखेंगे हम ये चीज़ें किस तरह से हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स है, रजिस्टर्स की बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हें भी हम आगे डिस्कस करेंगे, जो कि डिपेंड करती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग पे। तो अभी के लिए जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है पावर रेटिंग एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे हम बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं, पावर भी हमें पता है। रजिस्टर्स की पावर रेटिंग क्या रहती है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब रेजिस्टेंस है, उसकी यूनिट्स आपको पता है, ओहम्स, और एक फॉर्मूला हम यूज़ करते थे, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जहाँ पे रो आपका क्या रहता था, रेजिस्टिविटी, और एल लेंथ, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, एल और ए पे। ठीक है, और जो रेजिस्टिविटी है वो मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से हो चुकी है, मटेरियल टाइप आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, और फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे भी हम डिस्कशन करने वाले हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। ठीक है, ये अनडिज़ायरेबल है, हम नहीं चाहते कि एक एज ए मैन्युफैक्चरर और एज ए कंज्यूमर, जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरा रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम है तो 4 ओम ही रहनी चाहिए, मैं उसे किसी भी टेम्परेचर पे यूज़ करूँ। बट एक्चुअल में जिस तरह की मैन्युफैक्चरिंग है रजिस्टर की, उससे टेम्परेचर पे उसका इफेक्ट रहता है। तो हम वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। चलिए देखिए, ये रेजिस्टर्स की स्पेसिफिकेशंस है। फर्स्ट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, सेकंड इज पावर रेटिंग, एजिंग और स्टेबिलिटी, वैल्यू टॉलरेंस, रजिस्टर नॉइस एंड हाई फ्रीक्वेंसी बिहेवियर। देखिए हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेसिफिकेशन। उससे पहले हम देखते हैं कि रजिस्टर का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट रहता है। देखिए जैसे जैसे मैं टेम्परेचर, यहाँ ये टेम्परेचर का ग्राफ है, ये टेम्परेचर, और यहाँ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करती जा रही हूँ, मेरा रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो लिनियरली इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अभी ये देखिए, अभी हम बेसिक, ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट चल रहा है आपके सिलेबस का, अभी हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट करना है। उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे। उसमें हम कहेंगे कि कुछ आपके कंडक्टर्स रहते हैं, कुछ सेमीकंडक्टर्स रहते हैं, कुछ इंसुलेटर्स रहते हैं, और फिर हम उनमें डिफाइन करेंगे कि उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट क्या रहेगा। ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, फिर उसमें हम डेप्थ में एनालिसिस उसकी करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है और इंसुलेटर में क्या होता है, तो आपका अच्छे से वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए अगर अभी के लिए आप समझना चाहें तो आपको पता है, अगर मैं ओम्स लॉ एस्टैब्लिश करूँ तो V इज इक्वल टू आई आर रहता है, दैट मीन्स I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, जब क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा आपका कंडक्टर्स में या रेजिस्टर्स में, तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज करंट। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वाइब्रेट करना शुरू कर जाएंगे, और इन वाइब्रेशंस की वजह से आपकी करंट की वैल्यू जो है, करंट में हिंडरेंस होगी। जब इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहा है तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसमें हिंडरेंस है आपकी, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से आपका करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अभी इस कंसेप्ट को हम आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। किस वजह से हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। दैट इज आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस ऑफ टी नॉट। अब देखते हैं ये फैक्टर्स क्या हैं। आर नॉट इज ए नॉमिनल टेम्परेचर, नॉमिनल वैल्यू फॉर रूम टेम्परेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, आर नॉट रूम टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस है। ठीक है, और टी नॉट वो टेम्परेचर है। देखिए
अगर रूम टेम्परेचर की बात करी जाए उसमें कितना रेजिस्टेंस है उसे हम आर नॉट क्या दे रहे हैं, और वो कितने टेम्परेचर पे है उसे टी नॉट क्या दे रहे हैं। अगर रूम टेम्परेचर की बात भी नहीं करी जाए, अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में पूछा गया है, तो सपोज आपको एक टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, तो वो टेम्परेचर टी नॉट होगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इस फॉर्मूले में वो आर नॉट रहेगी। देन टी इज योर ऑपरेटिंग टेम्परेचर, टी पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई, वो आपका आर टी है, ठीक है। एंड देन देर इज अल्फा, अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, ये अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब इस पे आपकी डिस्कशन रहेगी, आपका ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम इस पे भी न्यूमेरिकल्स कुछ प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हम देखते हैं। इट इज़ अ मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ नॉमिनल वैल्यू एज ए रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। देखिए हुआ क्या कि आपका एक रेजिस्टेंस है, नॉमिनल वैल्यू सपोज आर, मैन्युफैक्चरिंग में हमने डिसाइड कर लिया कि ये 4 ओम है, तो टेम्परेचर के साथ इसमें कितनी वेरिएशन आएगी 4 ओम में, ठीक है, उसको हम मेजर कर रहे हैं अल्फा से, अल्फा, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हम उसे कह रहे हैं। अगर मुझे अल्फा की कैलकुलेशन करनी हो, जो फॉर्मूला हमने डिसाइड करा उससे अल्फा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस ऑफ टी नॉट। तो इसे देखिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन आर नॉट माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा टी माइनस ऑफ टी नॉट। देखिए यहाँ रहेगा आर नॉट आर टी माइनस आर नॉट, ये वैल्यूज रहेंगी। अब देखिए कई बार क्या रहेगा कि हो सकता है कि आपके पास कुछ एक फॉर्मूलाज दे रखे हों पेपर में, और उसमें से पूछा हो कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर टेम्परेचर के साथ रेजिस्टर की करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने का कौन सा फॉर्मूला है। तो आर टी इज इक्वल टू हमें पता है आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस ऑफ टी नॉट, या आप कुछ बुक्स में भी देखोगे या पेपर में ये फॉर्मूला इस तरह से भी दिया जा सकता है, डेल्टा टी, where delta t is change in temperature and that is equal to t माइनस टी नॉट। तो अगर पेपर में फॉर्मूला इस तरह से डिफाइन कर दिया जाए या इस तरह से हो, तो ये दोनों फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि टी माइनस टी नॉट इज योर डेल्टा टी। तो देखिए इतनी सी चेंजेस आपके पेपर में हो सकती हैं, हो सकता है आप कुछ एक फॉर्मूला करके गए हो, पेपर में कुछ एक डिफरेंट आ जाए, तो आप दिमाग लगाइए। डेल्टा का क्या मतलब होता है, चेंज इन टेम्परेचर ही यहाँ पे हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ भी अल्फा को यहाँ चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी करके लूँ, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर टी माइनस ऑफ आर नॉट अपॉन आर नॉट डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको इसे फॉर्मूले को याद रखना है, पर कई बार पेपर में क्या पूछा जा सकता है कि इसके यूनिट्स क्या हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, इसके यूनिट्स क्या हैं। तो देखिए इसके यूनिट्स क्या होंगे, हमने देखा है, हमने इसे डिफाइन करा कि कितना आपका नॉमिनल वैल्यू में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू में, नॉमिनल वैल्यू में कितना टेम्परेचर के साथ चेंज आ रहा है। तो अगर हम इसकी यूनिट्स चाहिए तो ये क्या रहेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, दिस इज योर इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर ओम ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और नॉमिनल रेजिस्टेंस भी इसे हम कह रहे हैं नॉमिनल रेजिस्टेंस या ओरिजिनल रेजिस्टेंस, पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। तो देखिए हमने इसे क्या कहा, अल्फा इज, ये डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो जाएगी, अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर ओम नॉमिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो ये आपको डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए कि ये क्या है। अगर हम इससे इसके यूनिट्स बनाएंगे तो उस पर हम क्वेश्चंस करेंगे, तो आप उसे देखिएगा कि हमने किस तरह से इसके यूनिट्स डिसाइड करें, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम इससे आने वाले लेक्चर, इससे जो आगे लेक्चर आएगा वो भी रजिस्टर्स पे रहेगा, उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारी डिस्कशन करेंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम उसे देखेंगे। चलिए, तो अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगर ये टेम्परेचर है और ये रेजिस्टेंस है, तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, या फिर जीरो भी रह सकता है। अगर टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस में कोई वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा है, 4 ओम है तो 4 ओम ही रह रहा है, तो हम उसे जीरो कह सकते हैं। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा अगर टेम्परेचर के साथ आपकी वैल्यू में चेंज आ रहा है,
नेगेटिव क्या रहेगा? अगर टेम्परेचर के साथ आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज कर जाए तो वो नेगेटिव है. दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, दिस इज जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट एंड दिस इज नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट. तो रेजिस्टेंस के लिए इनमें से कौन सा डिसाइड करोगे? अगर पेपर में आ जाए कि पॉजिटिव है, जीरो है या नेगेटिव है, तो क्या रहेगा आपका? पॉजिटिव टेम्परेचर ऑफ कॉफिशिएंट रेजिस्टर्स के लिए और कंडक्टर्स के लिए आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट रहेगा. आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ लेंगे एंड इंसुलेटर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हम करेंगे, तो हम देखेंगे कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं और उनका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो नेगेटिव आता है. तो अभी के लिए इतना काफ़ी है. नेक्स्ट इसकी स्पेसिफिकेशन है पावर रेटिंग, जो कि इंपॉर्टेंट है. पावर आपको पता है, पावर हम बेसिक कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं. तो पावर रेटिंग देखते हैं. पावर रेटिंग ऑफ ए रेजिस्टेंस इज गिवन बाय द मैक्सिमम वॉटेज इट कैन डिसिपेट विदाउट एक्सेसिव हीट. ठीक है, इसी को हम वॉटेज रेटिंग भी कह देंगे. आपको पता है पावर के रेटिंग, पावर के यूनिट्स क्या रहते हैं? वॉट. तो कितनी पावर डिसिपेट कर सकता है या मैक्सिमम वॉटेज इट कैन डिसिपेट विदाउट एक्सेसिव हीट. अब एक्सेसिव हीट का क्या मतलब है? देखिए, अगर हीट बढ़ रही है दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ रहा है, और हमने अभी देखा कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू भी तो बढ़ती जाएगी. तो मतलब ऐसा ना हो कि आपका रेजिस्टेंस विद इन लिमिट्स, आपने कुछ एक 4 ओहम यूज़ करना है तो 4 ओहम के आसपास ही वो रहे, इतना टेम्परेचर ना हो जाए कि उसकी वैल्यू और इंक्रीज होती जाए. ठीक है, जो कि अनडिजायरेबल है. तो हमारे विदाउट एक्सेसिव हीट कितना जो वो आपका रेजिस्टर्स है वो सेफली आपकी पावर डिसिपेट कर सकता है. ठीक है, तो एक रेटिंग हम उसे दे देंगे. जब भी मैन्युफैक्चरिंग होती है रेजिस्टर्स की, तो उसमें एक रेजिस्टेंस की वैल्यू स्पेसिफाइड करेंगे, एक इस पावर रेटिंग की वैल्यू स्पेसिफिकेशन में दी होगी. ठीक है, जब भी जैसे आप रेजिस्टर्स लेने जाते हो या आपने अपनी लैब्स में अगर एक्सपेरिमेंट करे होंगे तो उस पढ़ के देखना उस पर किस तरह का वो रेजिस्टर है, क्या उस पर स्पेसिफाइड है. Since it is a current which produces heat, power rating also gives some indication of the maximum current a resistance can safely carry. देखिए, पावर आई स्क्वायर आर से हम यूज़ करते हैं. पावर और आई आपस में रिलेटेड है. करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है, करंट फ्लो कर रहा है, तो हम मैक्सिमम वॉटेज या मैक्सिमम पावर की बजाय, या ये हमें इंडिकेट करता है कि मैक्सिमम करंट कितना एक रेजिस्टर से सेफली पास कर सकता है. अगर करंट उससे ज़्यादा पास करेगा तो रेजिस्टर बर्न आउट हो सकता है. ठीक है, ये प्रॉब्लम है. Physical size of a resistor is no indication of resistance, though it gives some indication of its wattage rating. देखिए कितना फिजिकल साइज है. अगर हम ये नहीं कहेंगे कि अगर छोटा है रेजिस्टर आपका तो उसकी और एक बड़ा रेजिस्टर है तो इसकी 2 ओम के आसपास रही होगी, इसकी 4 ओम, ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि फिजिकल साइज से हम ये नहीं पता कर सकते कि इसकी वैल्यू कम है या इसकी वैल्यू ज़्यादा है. बट फिजिकल साइज से वॉटेज की रेटिंग हो सकती है, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होगी कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा हीट डिसिपेट करना किसी भी डिवाइस के लिए इजी रहता है. तो इसीलिए पावर रेटिंग, जो फिजिकल साइज है वो एक पावर रेटिंग की इंडिकेशन दे सकता है. अगर छोटा रेजिस्टेंस है, उसका साइज छोटा है, तो उसकी जो पावर रेटिंग है वो कम रहेगी, और अगर बड़ा है रेजिस्टेंस तो उसकी पावर रेटिंग ज़्यादा रहेगी. फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ग्रेटर द फिजिकल साइज हायर द पावर रेटिंग. हायर वॉटेज रेजिस्टेंस कैन ऑपरेट एट हायर टेम्परेचर. हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पावर के साथ आपकी जो है वो टेम्परेचर, पावर के साथ आपका करंट रिलेटेड है, और अगर करंट फ्लो हो रहा है तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है तो टेम्परेचर है. ठीक है, तो अगर हायर पावर रेटिंग के आपके रेजिस्टर्स हैं वो आपके हायर टेम्परेचर पे वर्क कर सकते हैं. देखिए, अगर हायर पावर रेटिंग है दैट मीन्स हायर वोल्टेज रेटिंग भी रही होगी, और वोल्टेज रेटिंग को अगर आपको डिफाइन करना है तो this rating gives the higher voltage that be applied across the resistors without internal arcing. कितनी मैक्सिमम वोल्टेज जो है रेजिस्टर्स के अक्रॉस हम अप्लाई कर दें जिसकी वजह से कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए. अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज या उससे ज़्यादा की वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं तो आपकी इंटरनल आर्किंग हो सकती है.
नेक्स्ट हम स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, दैट इज रजिस्टर एजिंग और स्टेबिलिटी। देखिए ये सब चीज़ें हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, जब हम रजिस्टर टाइप्स करेंगे तो हम देखेंगे कि उन्हें किस तरह से डिफाइन करा है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट स्टेप देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग किस तरह की है। देन हम देखेंगे कि उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो उनमें आप देखोगे कि स्टेबिलिटी का एक कंसेप्ट आ रहा है कि हम कहेंगे कि कुछ रजिस्टर टाइप है, जैसे कार्बन कंपाउंड रेजिस्टेंस है, वायर बाउंड रेजिस्टेंस है, कुछ में हम ये कह देंगे कि जो स्टेबिलिटी है वो बेटर है, स्टेबिलिटी बेटर चाहिए हमें, कुछ में हम कहेंगे कि पुअर है। तो तब जब हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, रजिस्टर्स के टाइप्स करेंगे, तब आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसी के लिए मैं ये करेक्टरिस्टिक्स आपको पहले कवर करवा रही हूँ, ताकि आपको समझ आए कि ये चीज़ें हैं क्या। किसी का टेम्परेचर कॉफिशिएंट बेटर है, किसी का कम है, तो वो सारी चीज़ें पहले ही आपको समझ आ जाए, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, रजिस्टर एजिंग और स्टेबिलिटी क्या है। एजिंग और स्टेबिलिटी आर complex amalgam of multiple changes to the value of resistance value over time and the result of temperature cycling, high temperature operation, humidity in gas and so on। देखिए जैसे जैसे हम रेजिस्टर को यूज़ करते जाएंगे तो क्या होगा, हमने उसे सपोज टेम्परेचर हाई हो गया, एक रूम टेम्परेचर पे हमने उसे यूज़ करा, टेम्परेचर हाई हो गया, देन लो हो रहा है, हाई हो रहा है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, तो उसे ही हम रेजिस्टर की एजिंग कहेंगे। उससे क्या रहेगा, उससे क्या रहेगा कि हमने देखा कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का एक रिलेशनशिप है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम बार बार उसे मल्टीपल हाई टेम्परेचर ऑपरेशन करवा रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुई होगी, उसकी एक जो नॉमिनल वैल्यू है या मार्क्ड वैल्यू है उससे चेंज होगी होगी। तो ठीक है, तो हम उसे ही रजिस्टर एजिंग कहते हैं। और स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, हम चाहते हैं कि हमारा रजिस्टर जो है वो स्टेबल हो। स्टेबल होने का क्या मतलब है कि अगर हम 4 ओम, मैन्युफैक्चरर ने डिसाइड कर दिया कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम है तो वो 4 ओम ही रहे, तो हमें बेटर स्टेबिलिटी के रेजिस्टेंसेस चाहिए। तो जब टाइप्स पढ़ेंगे देखेंगे कि किसकी स्टेबिलिटी बेटर है। नेक्स्ट इज योर वैल्यू टॉलरेंस। देखिए वैल्यू टॉलरेंस क्या है, टॉलरेंस इज मेंट बाय द फिजिकल वेरिएशन फ्रॉम द मार्क्ड रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर। इट मीन्स द एक्चुअल रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर may be greater or lesser than the indicated value। मैन्युफैक्चरर, all resistors are manufactured with specified tolerance। देखिए हमने कहा कि हमारा रेजिस्टेंस जो है सपोज वो 100 ओम का है और उस पर मैन्युफैक्चरिंग, उसकी वैल्यू आपको मैन्युफैक्चरर ने कुछ इस तरह से दे दी कि रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टर की वैल्यू है 100 ओम प्लस माइनस ऑफ 10 ओम। देखिए मतलब उसमें कुछ टॉलरेंस है, 100 ओम से वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, पर कितनी ज़्यादा और कम हो सकती है वो डिपेंड करेगा इस टॉलरेंस पे। 10%, अगर मुझे 10% निकालना है 100 का, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 1/100। तो ये क्या रहेगी वैल्यू, 10% ऑफ 100 इज 10। देखिए आई होप अगर आप KVS TGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा, आपने सिलेबस देखा होगा। हम सिर्फ टेक्निकल सिलेबस की स्टडी करवा रहे हैं इस लेक्चर में, पर अगर आपने उस पेपर को क्लियर करना है तो उसमें रीजनिंग भी आती है, मैथ्स भी आता है, हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी। तो इन लेक्चर्स के साथ साथ उनकी भी प्रिपरेशन करें कि वो भी आपके सिलेबस के बहुत ज़्यादा पार्ट को कवर करेगी। तो अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो वो चीज़ें भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये सब परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत से इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। तो आई होप आप अपने सिलेबस के उन पार्ट्स पे भी फोकस कर रहे होंगे। बहुत से यूट्यूब पे आपको बहुत सी हेल्प मिल जाएगी, बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जिनमें इस तरह की चीज़ें कवर करी जाती हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग। तो अपने सिलेबस में उन चीज़ों को भी कवर कीजिए। तो देखिए आपको अभी समझ आया होगा कि 10% मैंने निकाला तो ये है 100। दैट मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 प्लस माइनस ऑफ 10 होने वाली है। अगर मैं इसे प्लस कर दूँ तो वैल्यू क्या रहेगी, और अगर माइनस कर दूँ 10 तो ये वैल्यू रहेगी। दैट मीन्स आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू 90 ओम से लेके 110 ओम के बीच में कुछ भी हो सकती है। ये इस तरह से मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरिंग करेगी। कोई भी चीज़ हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अगर मुझे 4 ओम चाहिए, 100 ओम चाहिए, तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कॉम्प्लेक्स रहता है तो उसमें देखेंगे किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होती है रजिस्टर्स की, तो वो कॉम्प्लेक्स है। तो हमने बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि शार्प हमने 100 ओम का ही रेजिस्टेंस जो है वो डिज़ाइन कर दिया है। उसकी वैल्यू कुछ एक इंक्रीज या डिक्रीज, कुछ एक वैल्यू इस पॉइंट से ज़्यादा भी हो सकती है
कम भी हो सकती है, तो उसी को हम टॉलरेंस कह रहे हैं ये, ठीक है। ये भी रेजिस्टेंस पे मेंशन होगी, अभी हमने डिस्कस करा और आगे लेक्चर्स में अच्छे से इसी लेक्चर में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। कुछ एक टाइप्स हैं रेजिस्टर्स के, जैसे वायर बाउंड रेजिस्टर है, कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस है। तो कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस की टॉलरेंस ±5% भी हो सकती है, ±10% भी हो सकती है, ±20% भी हो सकती है। और रेजिस्टेंस बाउंड रेजिस्टर्स की वैल्यू है, सॉरी टॉलरेंस की वैल्यू है ±5%। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पेपर में कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट इज योर रेजिस्टेंस नॉइज। नॉइज जो है दैट इज अनवांटेड फेनोमिना फॉर रेजिस्टर्स। नॉइज हमें नहीं चाहिए, नॉइज से ही हमें पता चलता है कि दैट इज अनवांटेड फेनोमिना इवन फॉर रेजिस्टर, और हमारे लिए भी अनवांटेड फेनोमिना ही है। इन ऑल मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स constantly move as the temperature increases, the movement increase. The vibrations of the electrons cause a constantly change electric signal across the terminal of the component. Because the variation are completely random, the electric signal is noise. This is called thermal noise or Johnson noise, the main contributor to the noise for resistor. रजिस्टर में नॉइज एक अनवांटेड फॉर्मूला है, हमें समझ आता है, पर नॉइज आ किस वजह से रही है, किस वजह से आ रही है, टेम्परेचर की वजह से आ रही है। क्यों, कहाँ गया टेम्परेचर आपका, हमें पता है टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ने वाइब्रेशन करना शुरू कर दी। इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट कर रहे हैं, दैट मीन्स वो कुछ एक सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, जो कि सिग्नल आपका अनवांटेड है। जो आप एक सिग्नल दे रहे हैं जो आपका डिज़ायर्ड सिग्नल है, जिसे अब हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंसेप्ट शुरू करेंगे, ठीक है। ये रजिस्टर नॉइज़ और जो आने वाला ये हाई फ्रिक्वेंसी बिहेवियर है, हो सकता है कि आपको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, बट जब हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कंसेप्ट अपने बिल्ड कर लेंगे तो देन आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। फिर अगर आप इन लेक्चर्स को देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ आएंगे। बट ये यहाँ पे इसीलिए इंक्लूड करे गए हैं क्योंकि ये आपकी स्पेसिफिकेशन, जब भी रजिस्टर्स के टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किसी की नॉइज़ कम है, किसी की नॉइज़ ज़्यादा है, तो हमें पता तो होना चाहिए कि रजिस्टर में नॉइज़ आ किस तरह से रही है, ठीक है। तो इसीलिए ये अभी हमने इंक्लूड कर रहे हैं। अभी हम फ्रिक्वेंसीज, अभी तक जितने भी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, हम डीसी फ्रिक्वेंसीज की बात कर रहे थे। जो भी हम वोल्टेज सोर्स ले रहे थे वो इस तरह से था, इस तरह से नहीं था। अभी हमने एसी सर्किट एनालिसिस नहीं कर रही है, आने वाले लेक्चर्स में हम वो चीज़ें भी करेंगे, ठीक है। तो अभी अगर आपको ये लेक्चर कम समझ आए, ये जो टॉपिक्स हैं रजिस्टर नॉइज़ और हाई फ्रिक्वेंसी बिहेवियर, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है, आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। देन जब आपका एसी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तब आपको और अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे आपके इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करा, वाइब्रेशंस करी, उसकी वजह से जो एक तो डिज़ायर्ड सिग्नल था, ठीक है, जो हम दे रहे थे, इनपुट पे दे रहे थे, आउटपुट पे आ रहा था, बट उसके साथ साथ कुछ एक और सिग्नल आएगा इन वाइब्रेशंस की वजह से। रजिस्टर्स में कुछ और सिग्नल आएगा, वो नॉइज़ होगी, वो हो सकता है आपके ओरिजिनल सिग्नल के साथ मिक्स हो जाए, उसे डिस्टॉर्ट कर दे, ठीक है। या आपका ओरिजिनल सिग्नल इतने कम एम्पलीट्यूड का है और अगर आपका नॉइज़ सिग्नल हाई एम्पलीट्यूड का हो जाए तो आपका ओरिजिनल सिग्नल बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, आपको इन्फॉर्मेशन आप उससे नहीं ले सकते, तो उसे हम नॉइज़ कहेंगे। हो किस वजह से रहा है, टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे दैट दिस इज थर्मल नॉइज़ और जॉनसन नॉइज़, ठीक है। एक और नॉइज़ रहती है रजिस्टर्स में, करंट नॉइज़, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उसे एक्सक्लूड कर रहे हैं। अगर आपको पढ़नी हो तो आप नेट पे सर्च करके उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, फॉर सम एप्लीकेशन द नॉइज़ प्रॉपर्टीज़ आर इम्पॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल हाई गेन एम्पलीफायर्स। देखिए एम्पलीफायर्स करेंगे बेसिक कंसेप्ट में हम, चार्ज एम्पलीफायर एंड लो लेवल सिग्नल्स, ये चीज़ें हम करने वाले हैं। ये क्या चीज़ें रहती हैं, तो अगर इनमें हम रजिस्टर्स भी यूज़ करते हैं जब हम अपना एम्पलीफायर बनाते हैं, कुछ इस तरह से। अगर आपकी डिस्कशन, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट का, सॉरी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर्स आपके हो चुके हैं, इस यहाँ पे कुछ एक रजिस्टर्स यूज़ करते हैं, इस तरह से रहते हैं, ठीक है। तो इन रजिस्टर्स, यहाँ रजिस्टर्स यूज़ करेंगे तो इन रजिस्टर्स में इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रजिस्टर नॉइज़, ठीक है। सपोज यहाँ कुछ हम इनपुट दे रहे हैं, यहाँ आउटपुट आ रही है, ठीक है, यहाँ इनपुट आनी है, यहाँ आउटपुट आनी है। आउटपुट में ये रजिस्टर लग रखा है, इसमें अगर रजिस्टर नॉइज़ का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, ये भी अपनी नॉइज़ प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये आउटपुट को डिस्टॉर्ट करने वाला है, ठीक है। तो हाई गेन एम्पलीफायर या जो भी एम्पलीफायर में ये इंपॉर्टेंट फिनोमिना है कि आपका रजिस्टर नॉइज़ जो, आप ऐसे रजिस्टर्स यूज़ करो कि उनकी नॉइज़ जो है वो कम हो, या फिर लो लेवल सिग्नल के लिए
लो लेवल सिग्नल में का क्या मतलब है कि सिग्नल का एम्पलीट्यूड बहुत ही कम है, ठीक है। और अगर आपका नॉइस का एम्पलीट्यूड भी इसी के इक्वल हो जाए, दैट मीन्स आपका सिग्नल जो है ये दोनों आपस में डिस्टॉर्ट कर लेंगे। बट अगर हम हाई एम्पलीट्यूड के सिग्नल की बात कर रहे हैं और यहाँ पे आपकी नॉइस सेम ही लेवल की जनरेट होगी एक टाइप ऑफ रजिस्टर में, तो आपका जो ओरिजिनल सिग्नल था इसमें डिस्टॉर्शंस कम होंगे। तो लो लेवल सिग्नल के लिए रजिस्टर नॉइस एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है। Thermal noise is predominant source of noise for resistor. It is dependent on three variable resistor, temperature and bandwidth. देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपका एक क्वेश्चन इस पे बन जाए। आपका फॉर्मूला रहेगा रजिस्टर नॉइस का E इज इक्वल टू √4RK T and del F। देखिए R आपका रजिस्टर है, K आपका वोल्टमेंस कांस्टेंट है, R आपका रेजिस्टेंस है इन ओम्स, R आपका बोल्टमैन्स कांस्टेंट है। आप देखिएगा सर्च करके कि बोल्टमैन्स कांस्टेंट क्या रहता है। T इज़ योर टेम्परेचर इन केल्विन, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ टेम्परेचर केल्विन में है। एंड डेल F इज़ योर बैंडविड्थ इन हर्ट्स। तो हो सकता है कि आपके पेपर में कुछ एक ऑप्शंस दे रखे हैं और कि रजिस्टर नॉइस के साथ कौन सा फॉर्मूला है करेक्ट है। तो हो सकता है कि यहाँ डेल एफ ना देके वो बी लिख रहा है और उसे वो बैंडविड्थ डिफाइन कर रहा है, या हो सकता है डेल एफ ही हो। तो आपको इस पता होना चाहिए, ये नहीं कि आप फॉर्मूला रट के चले गए और पेपर में कुछ भी थोड़ा सा चेंजेस हो गए तो आपको समझ नहीं आया कि वो हो क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए रजिस्टर नॉइस ई इज RMS नॉइज वैल्यू इन वोल्ट्स, ठीक है। ये RMS वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर। ये भी अभी जब हम इसी के कंसेप्ट करेंगे तो रूट मीन स्क्वायर की डेफिनेशन हम देखेंगे। तो अभी के लिए हम समझते हैं कि रजिस्टर नॉइज किस किस वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू पे बोल्टमैन्स कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। एक टेम्परेचर जिसकी वैल्यू यहाँ केल्विन में है, रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम में, और बैंडविड्थ पे डिपेंड कर रही है। बैंडविड्थ के यूनिट्स जो हैं वो हर्ट्स में है। 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले पे बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए किन वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रही है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम ये कहें कि हमें रजिस्टर नॉइस को है वो डिक्रीज करना है, तो क्या करें, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करें, टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज करें, बैंडविड्थ की वैल्यू डिक्रीज करें। अगर इन 3 फैक्टर्स को या इनमें से किसी एक भी फैक्टर को हम डिक्रीज करते हैं तो आपकी ये वैल्यू रजिस्टर नॉइस की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होने वाली है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर वैल्यू इनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो नॉइस इंक्रीज होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए ये कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करता है। अगर आपको रिड्यूस करनी है नॉइस लेवल तो आपको ये चीज़ें डिक्रीज करनी पड़ेंगी, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर एंड बैंडविड्थ, ठीक है। देन आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस है, थिक फिल्म रेजिस्टर्स है, थिन है, मेटल फॉइल है, वायर बाउंड रेजिस्टर्स है। अभी ये सब हम करने वाले हैं तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट रहेगी। तो अगर हम थिन फिल्म की, मेटल फॉइल और वायर बाउंड की बात कर रहे हैं तो इनकी बेटर नॉइस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अदर देन दिस कार्बन कंपोजिशन एंड थिक फिल्म रेजिस्टर्स। ये ठीक है, ये वर्स्ट हैं, इनमें हाई नॉइस है ड्यू टू देयर कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स, कि किस तरह से इनकी कंस्ट्रक्शन करी गई है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बन जाता है कि किसकी रजिस्टर नॉइस जो टाइप्स हैं रजिस्टर की, इनमें से किसकी बेटर है, किसकी पुअरर है। कार्बन कंपोजिशन और थिक फिल्म की आपकी हाई, इसमें आपकी हाई नॉइस रहेगी, एंड थिन फिल्म, मेटल फॉइल एंड वायर बाउंड में ये बेटर है, ये बेटर है, इनकी बेटर करेक्टरिस्टिक्स है। लो नॉइस रहेगी, बेटर नॉइस करेक्टरिस्टिक्स। बेटर नॉइस करेक्टरिस्टिक्स, बेटर से आप ये नहीं कहेंगे कि हाई नॉइस है। करेक्टरिस्टिक्स नॉइस की बेटर है, इसका मतलब है नॉइस आपकी कम है, और यहाँ इनमें आपकी नॉइस जो है वो ज़्यादा है, पुअरर नॉइस करेक्टरिस्टिक्स रहेंगी। नेक्स्ट इज योर हाई फ्रीक्वेंसी बिहेवियर। आप देखिए अगर रजिस्टर्स है, हाई फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम रजिस्टर। हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी पे डिफरेंट तरह से बिहेव करेगा। जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का लेक्चर करा था तो हमने देखा था वहाँ लम्प्ड एलिमेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट रहते थे, ठीक है। तो हम क्या कहते थे, अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे हम एक रजिस्टर्स को लेके आए तो वो रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, इन तीनों की करेक्टरिस्टिक्स जो है वो शो करने लग जाएगा। कैसे देखते हैं, देखिए अभी तक तो हम सिर्फ डीसी या लो फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहे थे, डीसी की बात कर रहे थे, और लो फ्रीक्वेंसी पे भी क्या रहेगा, आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू है R इज इक्वल टू रो,
L/A, ठीक है। दीज आर योर फिजिकल पैरामीटर्स, इन पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू, और इस रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा जो कि टेम्परेचर या फिर उस पर डिपेंड कर रही है। फिजिकल पैरामीटर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स क्या है, इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। बट जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी, रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एलिमेंट्स, रेजिस्टेंस की वैल्यू फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करना शुरू कर जाएगी। अगर वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। अगर हम फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं तो हम उसे रेजिस्टेंस ना करके उसे हम इम्पीडेंस कहते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें हम डिफाइन करेंगे जब हम एसी सर्किट्स एनालिसिस करेंगे। अभी के लिए हम रेजिस्टेंस की वैल्यू किस तरह से फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज हो रही है, थोड़ा वो कंसेप्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती गई, तो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने पे हमारे पास एक पैरासिटिक कैपेसिटेंस भी आ गई और पैरासिटिक इंडक्टेंस भी आ गई, ठीक है। तो आपका रेजिस्टेंस हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी पे तो सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसकी एनालिसिस करिए, लो फ्रीक्वेंसी पे आपका सर्किट इस तरह से एनालाइज हो गया रेजिस्टर्स का, बट हाई फ्रीक्वेंसी पे एक पैरासिटिक इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस आ गई, ठीक है। इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर भी हम करने वाले हैं, तो हम देखेंगे कि क्या रहता है। देखिए एक कोई भी एक वायर है, अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी। अगर वो वायर हम कुछ इस तरह से बना दें तो हम इसे इंडक्टर कहते हैं, ये इंडक्टर रहता है। ये सारी डिस्कशंस हमारी होने वाली हैं। तो इसमें एनर्जी स्टोर करेगा इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम कैपेसिटर्स की बात करें तो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है। ये दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड में अपनी एनर्जी स्टोर करता है। ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या रहेगा, जब हाई फ्रीक्वेंसी आई तो आपके रजिस्टर ने एक इंडक्टिव प्रॉपर्टी भी शो करी और कैपेसिटिव प्रॉपर्टी भी शो करी, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका कुछ इस तरह का रहा होगा, ये टर्मिनल्स हैं रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो ये प्लेट्स की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हो जाए, तो इसने क्या करा, कैपेसिटिव प्रॉपर्टी शो करी। और इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, एक कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पे एनर्जी स्टोर हो सकती है इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं, ये कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम उसे एनालाइज करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। पैरासिटिक इंडक्टेंस इज एसोसिएटेड विद द लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज ड्यू टू एंड कनेक्टिंग टर्मिनल्स दैट एक्ट एज प्लेट्स, ठीक है। और जब हम हाई फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे देन वी विल टॉक अबाउट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज योर दिस F0। इसका फॉर्मूला रहेगा, ये डिस्कशन हम कुछ लेक्चर्स में करेंगे। अभी आप इतना देख लीजिए, इतना ध्यान रखिए कि लो फ्रीक्वेंसी पे रेजिस्टेंस आर की वैल्यू इस तरह से रह रही है, एनालिसिस इस तरह से हो रहा है, बट हाई फ्रीक्वेंसी पे एक एल आ गया और एक सी आ गया, ठीक है। ये हाई फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी पे अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो देखिए वो एसी सर्किट एनालिसिस के लेक्चर्स में देखेंगे। तो आपका ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला हो गया। तो अब हम इसमें डिफाइन करेंगे इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस भी चेंज हो जाएगा। अब सिर्फ इम्पीडेंस आर नहीं है, आर के साथ साथ कुछ एक वैल्यूज आ रही हैं। ये है ZL, ZL इंडक्टर की वजह से कुछ एक इम्पीडेंस आ रहा है, और ये है XC, ये कैपेसिटेंस की वजह से कुछ एक इम्पीडेंस आ रहा है। वो चीज़ें भी इंक्लूड हो जाएंगी। तो देखिए अब क्या हुआ, अगर सपोज मैं हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी पे देखूं कि किस तरह से रेजिस्टेंस बिहेव करेगा। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की भी हम बात करेंगे और हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी का भी उससे कंसेप्ट देखेंगे। पहले हम देखते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, फिर हम देखेंगे कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से किसी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम है और ज़्यादा है। ये 3 केसेस हम देखते हैं। देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करेंगे हम आने वाले लेक्चर्स में। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या रहता है, दिस XL इज इक्वल टू XC, और यहाँ माइनस का साइन है, दैट मीन्स ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे योर इम्पेडेंस इज इक्वल टू R। और अब देखिए अगर लो फ्रीक्वेंसीज हैं तो ये
एल जो है वो सीधा सीधा एफ पे डिपेंड कर रहा है, तो हम ये कहें कि फ्रीक्वेंसी 0 के आसपास है। सपोज एक आइडियल केस लेके चले तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स ये वाला फैक्टर रहेगा, दैट मीन्स योर कैपेसिटेंस इफेक्ट रहेगा। तो अगर फ्रीक्वेंसीज कम है दैट मीन्स एक कैपेसिटेंस का इफेक्ट रह रहा है। उसी तरह से अगर फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा है दैट मीन्स ये वाला फैक्टर इंडक्टेंस का फैक्टर रहेगा, और ये वाला फैक्टर तो क्या हो जाएगा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट ले लूँ तो ये वाला फैक्टर ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। कैपेसिटेंस का इफेक्ट नहीं है, इंडक्टेंस का इफेक्ट है। तो क्या रहेगा, देखिए एक हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हैं तो इंडक्टर और कैपेसिटर के साथ रह रहे हैं, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसीज पे ये हो रहा है। बट फ्रीक्वेंसीज हाई फ्रीक्वेंसी पे भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की हम बात कर रहे हैं। एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में इन दोनों का इफेक्ट कुछ भी नहीं रह रहा है। अगर हम उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कुछ एक कम फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहे हैं तो आपका एक रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटेंस का इफेक्ट आ रहा है। अगर हम उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसीज आपकी बहुत हायर है तो आपका एक इंडक्टर का इफेक्ट रह रहा है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। The parasitic effects become active in high frequency AC applications. At resonant frequency, the parasitic effects are null. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हमने देखा कि XL इज इक्वल टू XC और दोनों में माइनस का साइन है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करती है। व्हेन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द कैपेसिटेंस पैरासिटिक कैपेसिटेंस इज डोमिनेंट। हम देख चुके बिल्कुल। एट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्रॉसेस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द पैरासिटिक इफेक्ट इज मोर इंडक्टिव। हम ये देख चुके, ठीक है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या हुआ, सिर्फ रेजिस्टेंस का इफेक्ट आया। अगर उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसीज कम है तो कैपेसिटिव है, और अगर उस फ्रीक्वेंसी से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इंडक्टिव है। आपको इतना सा कंक्लूजन पता होना चाहिए। At higher frequency, the parasitic inductance and capacitance in resistance cause unwanted coupling. अब इनसे अगर एक रजिस्टर है वो हाई फ्रीक्वेंसी पे इस तरह से बिहेव कर रहा है तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि होगा क्या, ये इंडक्टर है, कैपेसिटर्स है, एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, जो आपने सिग्नल दिया उसमें आउटपुट में डिलेड सर्किट रिस्पॉन्सेज होने वाले हैं। कुछ टाइम कांस्टेंट के साथ वो सिग्नल मूव करेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें भी हम इस्टेब्लिश करेंगे कि किस तरह से किसी एक RL सर्किट का LC सर्किट क्या होते हैं, उनके टाइम रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं। तो अभी के लिए हम ये समझना चाहें तो ये क्या होगा कि आपने कुछ एक सिग्नल दिया, हो सकता है कि उसमें अनवांटेड कपलिंग आ गई, डिस्टॉर्शंस आ गई, आउट इनपुट पे जो सिग्नल दे रहे हैं आउटपुट पे जिस तरह से वो जिस टाइम पे वो पहुंचना चाहिए था, रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो एग्जैक्टली उसी टाइम पे पहुंच जाता। बट अगर इंडक्टिव और कैपेसिटिव इफेक्ट्स हैं तो आपका जो सर्किट में आउटपुट रिस्पांस जो है वो डिले होने वाला है। फिर जब इंडक्टेंस का इफेक्ट आ रहा है, दैट कैन बी इंडक्टेंस, कैन बी सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये भी हम करने वाले हैं। तो इनकी वजह से क्या रहेगा, सिग्नल डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, नॉइजेज इंट्रोड्यूस हो सकती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं कि अगर हम किसी एक रेजिस्टेंस को डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट करवा रहे हैं तो उनमें क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इसीलिए हम लो फ्रीक्वेंसीज पे बिहेव करवाएंगे तो हमें पता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। या फिर हम DC फ्रीक्वेंसीज पे, पर जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसीज हायर कर रहे हैं तो आपके सिग्नल में डिस्टॉर्शंस आ सकती हैं, नॉइज आ सकती है, रिस्पॉन्सेज डिलेड हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी। अब देखते हैं रजिस्टर्स के टाइप देखते हैं। रजिस्टर हमें पता चल गया, रजिस्टर्स के टाइप्स हैं लीनियर रेजिस्टेंस एंड नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। नॉन लीनियर रेजिस्टर में थर्मिस्टर आएगा, फोटो रजिस्टर आएगा, वेरिस्टर आएगा, सरफेस माउंट रजिस्टर आएगा। तो ये सब चीज़ें हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे। इनमें से कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर के इस पार्ट को हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम लीनियर रजिस्टर्स डिस्कशन करेंगे इन आने वाले लेक्चर्स में। लीनियर रजिस्टर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वन इज फिक्स्ड रजिस्टर एंड अनदर वन इज योर वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स्ड रजिस्टर अगर समझना चाहें अभी डेफिनेशन उनके इस्टेब्लिश करेंगे। फिक्स्ड रजिस्टर क्या है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होगी। इसमें हम 3 रहेंगे आपके, पोटेंशियोमीटर, रियोस्टैट एंड ट्रिमर। इसमें से हम ये 2 कवर करने वाले हैं ये आने वाले लेक्चर में, इससे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। एंड फिक्स्ड रजिस्टर में कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है, वायर बाउंड रजिस्टर है, थिक फिल्म रजिस्टर है, थिन फिल्म रजिस्टर्स है। देन थिक फिल्म के कुछ एक 3 डिफाइन करे हैं, 3 पार्ट्स हैं, और थिन फिल्म के भी अगेन 2 टाइप ऑफ रजिस्टर्स हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लीनियर नॉन लीनियर रजिस्टर्स, ये भी आपका हो चुका है।
सर्किट फंडामेंटल के लेक्चर में हुआ है। आपने अगर लेक्चर्स आप देख रहे हैं पूरे, तो आपको पता होगा ये इस चीज़ की भी डिस्कशन हो चुकी है, बहुत अच्छे से हमने इसे डिस्कस करा है। बट चलिए फिर भी हम, अगर हमारे साथ कोई नया बच्चा है जो इसी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो उसके लिए इसे डिफाइन करते हैं कि लीनियर और नॉन लीनियर रजिस्टर्स क्या रहते हैं। A linear resistor is one whose value remains constant. It does not depend on applied voltage. तो अभी तक हम जितने भी हमने डिस्कशंस करी हैं, रेजिस्टिव सर्किट्स करे हैं, कुछ थ्योरम्स करी हैं, उनमें जो रेजिस्टर्स यूज़ हो रहे हैं वो सब लीनियर रेजिस्टेंस है, नॉन लीनियर रेजिस्टर्स नहीं है। ठीक है, लीनियर रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, वो वोल्टेज या करंट के साथ चेंज नहीं होने वाली है। हमने कहा था हमारा जो, जब ओम्स लॉ करते थे, हम क्या कहते थे, योर करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। और एक जब हम इस साइन को, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते थे, तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते थे, बिल्कुल। तो उसे हम क्या कहते थे, आर कहते थे। दिस वैल्यू आर, अगर ओम्स लॉ लगाना है तो ये आर तो आपकी कांस्टेंट ही होनी चाहिए, बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए, इसकी वैल्यू चेंज ना हो वी या आई के साथ, बिल्कुल। रेजिस्टेंस डज नॉट, इट्स रेजिस्टेंस डज नॉट वेरी विद द फ्लो ऑफ करंट। करंट पे नहीं डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पे, सॉरी, वोल्टेज पे नहीं डिपेंड करेगा, ये कांस्टेंट ही होना चाहिए। इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। डिस्कशन कर चुके हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, बहुत अच्छे से। बहुत सर्किट फंडामेंटल का लेक्चर है, उस पर बहुत अच्छे से ओम्स लॉ हमने डिस्कस करा है। इट obeys Ohm's law, current through it will always be proportional to voltage across it। ठीक है, ये सारी लीनियर इसकी डेफिनेशन है, कुछ भी तरह से आपके पेपर में आ सकती हैं। आपको पता होना चाहिए आर की वैल्यू कांस्टेंट है रेजिस्टेंस पे, ठीक है, वी पे नहीं डिपेंड कर रही, आई पे नहीं डिपेंड कर रही, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा तभी कांस्टेंट होगा। वी इज इक्वल टू आई आर। अगर ओम्स लॉ में हम देखते हैं, यहाँ वोल्टेज दे दी, नेगेटिव वोल्टेज, करंट, नेगेटिव करंट, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आती है, तो लीनियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाली है। नॉन लीनियर में इससे सब कुछ अलग होने वाला है, उसकी वैल्यू वोल्टेज पे डिपेंड करेगी, करंट पे डिपेंड करेगी, नॉन लीनियर ग्राफ नहीं आएगा, ओम्स लॉ को ऑबे नहीं करेगा, और इसकी वैल्यूज टेम्परेचर, लाइट वगैरह पे भी डिपेंड कर सकती है, जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। तो हम अपना फोकस लीनियर रेजिस्टेंस पे ही करने वाले हैं, क्योंकि लीनियर रेजिस्टेंस के को हम स्टडी कर रहे हैं। लीनियर रेजिस्टेंस को फिक्स्ड और वेरिएबल रेजिस्टेंस में भी क्लासिफाई करा जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है। फिक्स्ड रेजिस्टेंस क्या है? फिक्स्ड रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, इस तरह का एक सिंबल रहेगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? जिसकी वैल्यू चेंज होगी, उसे हम इस तरह से आर, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का साइन है। और फिक्स्ड रेजिस्टेंस, अभी तक हमने जो भी रेजिस्टेंसेस पढ़े हैं वो फिक्स्ड रेजिस्टेंस ही है, इस तरह का एक साइन हम लगाते हैं, या इसे इस तरह से भी करा जा सकता है। तो चलिए रेजिस्टर्स टाइप्स की बात करते हैं। फिक्स्ड रेजिस्टर्स को हमने देखा कि हमने किस तरह से डिफाइन करा, और अब उनके टाइप्स क्या हैं। वायर बाउंड है, कार्बन कंपोजिशन है, थिक फिल्म है एंड थिन फिल्म है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिफरेंट है, उसी बेसिस पे हमने इनको क्लासिफिकेशन इनकी कर दी है। तो फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, वायर बाउंड रेजिस्टेंस। वायर बाउंड रेजिस्टेंस क्या है? देखिए, कंस्ट्रक्शन इनकी ऑलमोस्ट सेम रहेगी। एक आपके पास एक कोर होने वाला है, उस कोर पे आपकी डिफरेंट तरह से उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अगर वायर बाउंड की रेजिस्टर्स की बात कर रहे हैं, आपके पास कोर है, उस पर आपने एक वायर लगा दी, ठीक है, रेजिस्टिव वायर जिसे हमने कह दिया, तो आपका वो वायर बाउंड रेजिस्टेंस मिल गया, बन गया, ठीक है। अब ये कोर है, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगी, और ये जो है आपका रेजिस्टिव वायर है, तो ये कंप्लीट आपका रेजिस्टिव वायर बाउंड रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। तो ये आपके पास लीड्स हैं। तो अब किस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन होगी, आपकी वायर जो होगी वो किस तरह की हो सकती है? मैग्नेट वायर हो सकती है, निक्रोम वायर होगी, क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंसेस ऑफर करती हैं। आपका कोर हो सकता है प्लास्टिक, सिरामिक और ग्लास, ठीक है। तो ये चीज़ें हम इसे पढ़ लेंगे। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। वायर बाउंड रेजिस्टेंस जो है बहुत एक्यूरेट रेजिस्टेंस रहेंगे, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, हाई पावर रेटिंग के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, वर्क एक्सीलेंटली फॉर लो रेजिस्टेंस वैल्यू, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं तो लो वैल्यूज़ के लिए इसे हम कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। एडवांटेजेस, या फिर ये कहाँ यूज़ होते हैं? जब लार्ज पावर डिसिपेशन इज नीडेड, ठीक है।
लार्ज पावर डिसिपेशन जब चाहिए तो हम वायर बाउंड रेजिस्टेंस को यूज़ कर लेंगे। दीज आर प्रिसाइज एंड स्टेबल रेजिस्टेंस। स्टेबल रेजिस्टेंस का क्या मतलब था? स्टेबिलिटी हमने देखी थी, उसे हमने एजिंग के साथ डिफाइन करा था। हमने कहा था कि टेम्परेचर की बहुत सी साइकिल्स लग जाएं या ह्यूमिडिटी इंक्रीज डिक्रीज हो जाए तब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू पे इस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो वायर बाउंड के केस में आपका बिल्कुल ऐसा रहेगा कि रेजिस्टेंस स्टेबल रेजिस्टेंस रहेगा, वैल्यूज इनकी प्रिसाइज रहेगी। लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट्स आर रिक्वायर्ड। लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट्स रिक्वायर्ड ये भी एडवांटेजेस में क्यों आ रहा है? क्योंकि टेम्परेचर कॉफिशिएंट को हम किस तरह से डिफाइन करते थे कि कितना रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंज आ रहा है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में टेम्परेचर के साथ कितना चेंज आ रहा है, हमें वो चेंज नहीं चाहिए। हम क्यों चाहेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस जो है जितना 4 ओम का है तो 4 ओम का ही रहे, वो चेंज ना हो। तो लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज एडवांटेज फॉर रेजिस्टर्स। टॉलरेंसेस आर मच बेटर देन दिस वैल्यू 0.01%। ठीक है, तो ये भी आपका एडवांटेजेस में आएगा। तो ये एडवांटेजेस भी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप केवीएस टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जितने भी प्रीवियस ईयर के मैंने पेपर्स देखे हैं तो उनमें रेजिस्टेंस के ये जो टाइप्स हैं मैन्युफैक्चरिंग है इन पे कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। बट ऐसा नहीं है कि आप इन टॉपिक्स को छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है पेपर, क्योंकि सिलेबस में डिफाइंड स्पेसिफाइड हैं तो हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए आपका, तो आप इन्हें अच्छे से कर लेंगे। पर ऐसा नहीं है कि जितना आपको ये पढ़ाया जा रहा है इतना सफिशेंट है, ऐसा नहीं है कि आप इसे और डेप्थ में स्टडी करेंगे। पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इतना ही आपका सफिशेंट रहेगा। तो डिसएडवांटेजेस अगर आपको इसमें देखनी है तो हमने क्या कहा, ये कुछ इस तरह का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिव वायर है और एक कोर है। तो आपको क्या याद आता है कि ये तो कुछ इंडक्टर की तरह लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो इंडक्टर क्या दिक्कत दे देता है? अगर हाई फ्रीक्वेंसीज पे हमने देखा तो हाई फ्रीक्वेंसीज पे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये इंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू हो जाएगा, ये कुछ एनर्जी स्टोर करेगा। हमने देखा, बिल्कुल देखा हमने, तो हम ये कह देंगे कि डिसएडवांटेज इसके लिए एक सिंगल डिसएडवांटेज है कि हम इसे हाई फ्रीक्वेंसीज पे नहीं यूज करेंगे, वो नहीं यूज करेंगे क्योंकि इफेक्टिव इफेक्ट आने वाला है। ठीक है, तो अब ये चीज़ें आपको समझने के लिए बहुत ईजी रहेंगी। तो नेक्स्ट इज योर कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस। इसे किस तरह से मैन्युफैक्चर करेंगे? हमने कार्बन मिक्स कर लिया, फाइनली डिवाइडेड कार्बन मिक्स विद द इंसुलेटिंग मटेरियल, सुटेबल प्रोपोर्शन में मिक्स कर लेंगे इन दोनों चीज़ों को। तो हमने क्या दिया कि वो कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर बन गया, ये वो मटेरियल है। ठीक है, यूज कहाँ होते हैं, एप्लीकेशंस कहाँ है? सर्च प्रोटेक्शन में, करंट लिमिटिंग में, हाई वोल्टेज सप्लाईज में ये यूज होंगे। ठीक है, अगर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लिया, एडवांटेजेस क्या है देखिए, एडवांटेजेस ये हैं कि कॉस्ट कम है, मैन्युफैक्चरिंग करना इजी है, ये वैल्यूज़ इनकी जो मतलब इनका फिजिकल साइज है वो कम है। कहाँ यूज़ होते हैं? जहाँ पावर डिसिपेशन कम है। बट डिसएडवांटेजेस क्या है? लो स्टेबिलिटी एंड हाई नॉइज। ठीक है, ये इसके डिसएडवांटेजेस रहेंगे। तो जहाँ आपको हाई फ्रिक्वेंसीज पे भी आपने देखा कि हाई फ्रिक्वेंसी पे हाई नॉइज आ जाएगी, तो उन चीज़ों का टेम्परेचर के साथ, दैट मीन्स लो स्टेबिलिटी है तो टेम्परेचर के साथ इसकी वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होने वाली है। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो कैसे किसी एक रेजिस्टेंस को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से हो रखी है, वो कहाँ यूज़ हो रहा है, उसमें एडवांटेजेस क्या है और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, यही हम सभी रेजिस्टेंस इसमें करेंगे। नेक्स्ट इज योर थिक फिल्म रेजिस्टेंस। थिक फिल्म रेजिस्टेंस में क्या है, आपका एक ये आपका कोर है, उस पर आपने रेजिस्टिव लेयर लगा दी। ठीक है, अब पहले रेजिस्टिव वायर थी, ठीक है, वायर बाउंड रेजिस्टर्स में। अब इसमें आपका क्या है, आपने एक फिल्म बना दी, एक फिल्म बना दी, रेजिस्टिव लेयर बना दी, फिल्म बना दी। अब उसकी थिकनेस कैसी होगी, उसकी थिकनेस की कुछ एक थिकनेस पे डिपेंड करेगा। अगर वो थिकनेस उस एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी तो हम उसे कहेंगे कि वो थिक फिल्म है, अगर कम होगी तो वो हम कह देंगे कि थिन फिल्म रेजिस्टर्स है। तो थिक फिल्म रेजिस्टर्स में हमने क्या कहा था कि इसे 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक फिजिबल रेजिस्टर रहेगा, एक सीमेंट फिल्म रेजिस्टर रहेगा, एक मेटल ऑक्साइड फिल्म रेजिस्टर्स रहेगा। अगर थिक फिल्म रेजिस्टर्स की हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लें तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एडवांटेजेस हैं दैट दे आर ऑफ लो कॉस्ट एंड दे आर स्मॉलर, their resistance tolerance, temperature coefficient of resistance and stability over time is not favorable as wire bound resistance। ये इसके disadvantages हैं। इसका कंपैरिजन हम वायर बाउंड के साथ कर रहे हैं, तो हमने देखा था वायर बाउंड रेजिस्टेंस जो है बहुत बेटर है, बस उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, बट दिस कार्बन कंपोजिशन
और जो थिक फिल्म रेजिस्टेंस है ये स्मॉल है, कॉस्ट कम है, बट इनमें स्टेबिलिटी नहीं है, नॉइस का फैक्टर आएगा, टेम्परेचर का फैक्टर आएगा, तो जो भी वो उन चीज़ों से रिलेटेड है, टॉलरेंस है, टेम्परेचर कॉफिशेंट है, स्टेबिलिटी है, ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें पुअर है। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई रहेगी इसमें। कहाँ यूज़ करेंगे, हाई वोल्टेज कैपेबिलिटी, नॉन इंडक्टिव है, बिल्कुल नॉन इंडक्टिव है, सिर्फ इंडक्टेंस का इफेक्ट किस में आ रहा है, वायर वाउंड में आ रहा है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस आप देख लेना, मेडिकल, एरोस्पेस, डाउन होल, इन तरह के ये एप्लीकेशंस में हम इसे यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए, फ्यूजिबल रेजिस्टर का क्या मतलब है। फ्यूजिबल रेजिस्टर एक ऐसा रेजिस्टर है वो जो कि फ्यूज की तरह एक्ट कर रहा है। जैसे अगर आपको करंट को लिमिट करना है, एक स्पेसिफिक वैल्यू से करंट की वैल्यू ज़्यादा ना इंक्रीज हो जाए रेजिस्टर, और आपका आगे का सर्किट जो है वो बर्नआउट ना हो जाए, तो हम एक रेजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, उसे फ्यूज की तरह एक्ट करवा रहे हैं। तो क्या होगा कि जब एक करंट की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से इंक्रीज करेगी तो वो जो है वो फ्यूज हो जाएगा और आपका जो सर्किट है वो ओपन या ब्रेक हो जाएगा, ताकि जो आगे का सर्किट है उसमें उसकी प्रोटेक्शन रहे, वो पूरा का पूरा सर्किट आपका बर्नआउट ना हो जाए। वो आपका फ्यूजिबल रेजिस्टर है। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। इसकी वैल्यूज़ जो है वो 10 ओम से कम रहती हैं। इसकी एप्लीकेशन आप टीवी सेट्स और एम्पलीफायर्स में इन्हें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर सेरमेंट फिल्म रेजिस्टर्स। इसमें हम क्या करेंगे कि सिरेमिक और मेटल्स का कम्बिनेशन है, तभी ये क्या बन रहा है, इसका हमने सर लिया और इसका मेट लिया, इसे हम कह रहे हैं सेरमेट फिल्म रेजिस्टर्स। दो तरह के हमने मटेरियल्स कंबाइंड करे, एक सिरेमिक और मेटल, तो दोनों के कुछ एक एडवांटेजेस होंगे, तो वो सारी मिला के आपको इस सेरमेट फिल्म रेजिस्टर्स में मिलने वाली हैं। तो मेटल की एडवांटेजेस रहेंगी, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज़ बेटर, ये भी कंबाइन हो जाएंगे किसके साथ, सिरामिक की एडवांटेजेस है हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस एंड वियर रेजिस्टेंस। ये जो स्पेसिफिकेशन है ये आपकी सिरमेंट की बेटर है। ठीक है, तो पर्पस, द मेन पर्पस इज टू हैव मोर प्रिसाइज वैल्यू एंड ग्रेटर स्टेबिलिटी विद हीट। ठीक है, ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ हीट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट मीन्स इसका अच्छा है। इट ऑफर हायर स्टेबिलिटी एंड टेम्परेचर कैन नॉट अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस बेटर होने का क्या मतलब है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ इंक्रीज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स स्टेबिलिटी भी इसकी रहेगी। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप इंटरलिंक्ड करके पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे। नेक्स्ट इज योर मेटल ऑक्साइड फिल्म रेजिस्टर। ठीक है, मेटल ऑक्साइड हम क्या करेंगे, इसमें मेटल ऑक्साइड की एक लेयर बनाएंगे। मेटल, देखिए, मेटल ऑक्साइड फिल्म रेजिस्टर इज फॉर्म बाय ऑक्साइडाइजिंग अ थिक फिल्म ऑफ टिन क्लोराइड ऑन ए हीटेड ग्लास रॉड विच इज़ अ सबस्ट्रेट। एक सबस्ट्रेट है, उसी पे हम क्या कर रहे हैं, एक लेयर बना रहे हैं। इस केस में हम मेटल के साथ ऑक्सीडेशन करके वो लेयर बना रहे हैं। कहाँ यूज़ होगा, हायर टेम्परेचर स्टेबिलिटी, हायर वोल्टेजेस के लिए यूज़ होगा। इनकी जो नॉइज़ है, इसमें जो नॉइज़ है वो कम है। ये सारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप स्टडी करोगे, ये आपको पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे, ये आप थिक फिल्म कर रहे हैं, देन नेक्स्ट जो रहेगा आपका थिन फिल्म रहेगा। उसके जो टाइप्स हैं वो है मेटल ऑक्साइड फिल्म रेजिस्टर, उसमें एक मेटल फिल्म रेजिस्टर आएगा। तो यहीं पे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि एक आपके पास है मेटल ऑक्साइड फिल्म रेजिस्टर और एक है मेटल फिल्म रेजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और उसमें ऐसा नहीं रहेगा। मेटल ऑक्साइड इज ए मेटेलिक कंपाउंड विद लाइक टिन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म टिन ऑक्साइड विच इज देन कोटेड एज द फिल्म ऑन द रेजिस्टर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज योर थिन फिल्म रेजिस्टर। थिन फिल्म रेजिस्टर है, बिल्कुल थिन फिल्म रेजिस्टर है। हमने एक वैल्यू कही थी, अगर ये 0.1 माइक्रोमीटर से अगर आपकी लेयर की वैल्यू, रेजिस्टिव लेयर की वैल्यू कम है तो आपका वो थिन फिल्म रेजिस्टर है। अगर उससे ज़्यादा है तो आपका थिक फिल्म रेजिस्टर है, 0.1 माइक्रो। अब इसकी एडवांटेजेस हैं दैट दिस इज मोर एक्यूरेट, बेटर टेम्परेचर कॉफिशिएंट, मोर स्टेबल। हमने कहा इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, 2 टाइप्स हैं इसके, वन इज कार्बन फिल्म रेजिस्टर एंड अनदर वन इज मेटल फिल्म रेजिस्टर। कार्बन फिल्म रेजिस्टर में हम, कार्बन फिल्म रेजिस्टर इज मेड बाय डिपॉजिटिंग कार्बन फिल्म लेयर ऑन द सिरेमिक सबस्ट्रेट। अगर कार्बन लेयर को हमने सबस्ट्रेट पे लगाया, 0.1 माइक्रोमीटर से कम उसकी थिकनेस रखी, तो आपका वो कार्बन फिल्म रेजिस्टर बन गया।
ठीक है। ये रेजिस्टिव मटेरियल कार्बन रेजिस्टिव मटेरियल की तरह एक्ट करेगा, और सिरामिक सबस्ट्रेट है वो इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह एक्ट करेगा। देन यहाँ पे हम लीड्स लगा देंगे और कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर में बन जाएगा। तो एडवांटेजेस क्या है? हाई स्टेबिलिटी, वाइड ऑपरेटिंग रेंज, लो नॉइज एंड लो कॉस्ट। ठीक है। द कार्बन फिल्म रजिस्टर्स आर मोस्ट प्रेफर्ड वन ओवर कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर ड्यू टू देयर लो नॉइज। ठीक है। अगर कंपैरिजन देखें, अभी हमने पहले कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस करा था और दिस इज योर कार्बन फिल्म रेजिस्टर। तो हमने देखा था कि इसकी नॉइज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पुअर हैं, बट जो ये है कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस, इसकी नॉइज कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बेटर हैं। दैट मीन्स नॉइज जो है वो कम आएगी। देन मेटल फिल्म रेजिस्टेंस, अभी हम देख चुके मेटल ऑक्साइड फिल्म रेजिस्टर देखा हमने थिक रेजिस्टर्स में, थिक फिल्म रेजिस्टर्स में। तो हम उसमें क्या कर रहे थे, उसमें मेटल के साथ ऑक्सीडेशन कर रहे थे मेटल की। इसमें ऐसा नहीं रहेगा। A film coating makes a difference between metal oxide film resistor and metal film resistor. A thick film of metallic substrate such as nickel chromium is used to coat the resistor in the metal film resistor, whereas the film of metal oxide like tin oxide is used to coat the resistors in metal oxide. ठीक है। इसमें हम एक मेटलिक सब्सटेंस ही ले रहे हैं मेटल फिल्म में, और वहाँ पे हम ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड ले रहे हैं मेटल ऑक्साइड फिल्म रजिस्टर्स में। तो है क्या, मेटल फिल्म रजिस्टर का लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर पाएगा। दैट मीन्स रेजिस्टेंस वैल्यूज लेस अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो आगे लेक्चर आने वाला है उसे देखना ना भूलिएगा, क्योंकि आगे हम क्या करेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस करेंगे, थर्मिस्टर करेंगे, पोटेंशियोमीटर करेंगे। वो लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन कलर कोडिंग करेंगे रजिस्टर कलर कोड। और प्रीवियस ईयर में इस रजिस्टर कलर कोड पे हर बार एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है। तो आप आने वाला जो लेक्चर है उसे देखना ना भूलिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपका रजिस्टर्स का ये वाला जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार एक ना एक क्वेश्चन आ रहा है। तो उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।